जहां पे आपने 60 लाख रुपया देना था, आप सिर्फ हमें 30 लाख रुपया दे दो। तो आज जिस बिजनेस की हम बात करने जा रहे हैं वो है बैंकिंग बिजनेस। और इसी के साथ इंट्रोड्यूस होता है एक वो मेथड जिससे बैंक सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है और वो है इन्वेस्टमेंट। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इजहारुल हुसैन, जहां हम लेकर के आते हैं काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक जिन पे हम पॉडकास्ट करते हैं, चर्चा करते हैं और कमेंट में आपकी राय जरूर लेते हैं। तो इस दुनिया में चल रहे हैं तरह तरह के बिजनेस। हर बिजनेस का अपना एक बिजनेस मॉडल है। कोई बिजनेस दूसरे बिजनेस के बिजनेस मॉडल को फॉलो करके कामयाब नहीं हो सकता। कोई भी फ्लॉप बिजनेसमैन सिर्फ इसी वजह से नाकाम है कि वो अपने बिजनेस का मॉडल छोड़ करके दूसरे बिजनेस के मॉडल को फॉलो करना शुरू कर देता है, या फिर उसकी जाहिरी दिखती हुई चीजों को देख करके उस चीज के पीछे चला जाता है, बिजनेस के पीछे चला जाता है, हालांकि वो उसके पीछे की स्ट्रगल नहीं देखता। और जब खुद स्ट्रगल करनी पड़ती है तो उसे लगता है शायद ये बिजनेस भी काफी ज्यादा बोरिंग है। तो आज जिस बिजनेस की हम बात करने जा रहे हैं वो है बैंकिंग बिजनेस। हमारे बैंक किस तरीके से काम करते हैं? क्या बैंक के पास सिर्फ एक तरीका है बिजनेस करने का, दो तरीके हैं बिजनेस करने के, और अगर 5 तरीके भी हैं तो वो कौन कौन से तरीके हैं जिनके जरिए से बैंक अर्न करता है, जिनके जरिए से बैंक मुनाफा बनाता है, रेवेन्यू बनाता है? थोड़ा सोचें, जब आप एक बैंक में अपना पैसा लेकर के जाते हैं तो क्या जब आप पैसा बैंक को देते हैं, बैंक जाकर के उसको एक लॉकर में रख देता है, या फिर वो उसको किसी चीज में निवेश करता है और उसके इन्वेस्टमेंट के जरिए से कुछ मुनाफा कमाता है और फिर उस मुनाफे में से कुछ आपको देता है और कुछ मुनाफा खुद रखता है, जिसको कहते हैं इंटरेस्ट। जब आप 100 रुपए लेकर के अपने करीबी बैंक में जाते हैं, अपना अकाउंट खुलवाते हैं और 100 रुपया बैंक को देते हैं, तो बैंक उसके जरिए से क्या करता है, उस 100 रुपए का बैंक कैसा इस्तेमाल करता है? तो सबसे पहली चीज जहां से बैंक अर्न करता है वो ये है कि आप जो 100 रुपया लेकर के बैंक में गए हैं, बैंक उस 100 रुपए को एज लोन किसी और पार्टी को दे देता है और वो जिस इंटरेस्ट रेट पे देता है वो 8 to 10 या 12% होता है, लेकिन जो इंटरेस्ट बैंक आपको देता है वो 2 to 4% होता है। अब हम मान लेते हैं कि जो 100 रुपया आपने दिया वो 8% पे बैंक ने इंटरेस्ट पे दे दिया, हर महीने आपको 4% बैंक इंटरेस्ट दे रहा है, तो यहाँ पे सीधा सीधा बैंक का मुनाफा होता है 4%, और यही 4% बैंक की अर्निंग है। 4% आपको भी दे दिया, 4% खुद के पास भी रख लिया। यही बैंकिंग का एक बिजनेस है। लेकिन क्या सिर्फ इतना सादा दिखने वाला बिजनेस ही रोल मॉडल है, या फिर इसके अंदर भी कुछ गहराई है? तो जी हाँ, इसके अंदर भी काफी सारी चीजें छुपी हुई है जो देखना काफी ज्यादा जरूरी है। लेकिन उससे पहले हम सिर्फ इस 100 रुपए के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ये जो 100 रुपए आपने दिया है, क्या ये 100 रुपए अगर आप अभी वापस लेने जाएं, बैंक फौरन आपको 100 के 100 रुपए वापस दे सकता है? अगर आपका अकाउंट एक छोटी वैल्यू रखता है तो उसमें तो बैंक कोई बात पूछेगा नहीं, लेकिन आपके बैंक के अंदर एक बिग अमाउंट है और ऐसे में आप जब बैंक के पास पैसा लेने जाएं और आप कहें कि मुझे पूरा पैसा अभी के अभी चाहिए किसी वजह से, तो ऐसे में बैंक पूरा पैसा एकदम से नहीं दे, इसलिए कि आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक आप हर महीने अपने अकाउंट से एक लिमिटेड पैसा निकाल सकते हो, इसलिए कि ये अनलिमिटेड जब तक था तब तक बैंक्स को बहुत सारे नुकसान देखने पड़े हैं। दूसरी चीज, जो पूरा पैसा लेने के लिए आप जा रहे हैं, क्या सारे के सारे डिपॉजिटर्स एकदम से बैंक में जाएं और कहें कि हमारा पूरा पैसा भी वापस कर दो? तो क्या बैंक सारा पैसा अभी वापस कर सकते हैं? तो ये महाल है, इम्पॉसिबल है, मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? इसलिए कि किसी भी बैंक के पास पैसा लिक्विड फॉर्म में होता ही नहीं है, और इसी को कहते हैं बैंक फेल होना, जिसका नाम है बैंक रन। लेकिन ये चीज महाल है, इसलिए कि ये तब हो सकता है जब कोई ऐसी अफवाह मार्केट में आ जाए कि ये बैंक भागने वाला है, ये बैंक डूब चुका है, ये बैंक मकरूज हो चुका है। ऐसे में अब ये पब्लिक के पैसे वापस नहीं करेगा, तो पब्लिक पैनिक होकर के एकदम से बैंक जा सकती है और कह सकती है कि हमारा पूरा पैसा भी वापस करो। लेकिन इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अक्सर बैंकिंग सिस्टम गवर्नमेंट अच्छे से वेरीफाई करती है, उसके बाद लोगों को कहती है कि आप इसके अंदर अपना पैसा रख सकते हैं। लेकिन एक दूसरा सिस्टम जो बैंक्स के साथ होता है और जो हर मैनेजर चाहता है कि उसकी निगरानी में कम से कम वो ना हो, वो है एनपीए, यानी बहुत सारे ऐसे लोन जो अब कभी भी पूरा पैसा नहीं चुकाएंगे, बहुत सारे ऐसे लोन जो बैड लोन में शुमार हो चुके हैं, जिनका पैसा वापस आने की अब कोई उम्मीद नहीं है। उन लोन्स का क्या होता है? बैंक्स का वो जो नुकसान हो रहा है उनकी पूर्ति कौन करता है? क्या उसकी भरपाई होती भी है या उसकी भरपाई नहीं होती? तो सबसे पहली चीज और सबसे पहली कंडीशन जो हम लेते हैं वो कंडीशन ये है कि अगर किसी बैंक ने किसी शख्स को लोन दिया और वो लोन जिस शख्स को दिया गया था वो शख्स चंद दिन के बाद मर जाता है, ऐसे में इस बैंक को जो पैसा है वो कौन देगा? कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, अगर बैंक ने उनको फॉलो किया है और वो फॉर्म भी उस शख्स से फिल करवाए हुए हैं, ऐसे में जब वो शख्स मर जाएगा, इस दुनिया को छोड़ जाएगा, तो बैंक को पैसा गवर्नमेंट देगी। लेकिन अगर वो स्कीम्स फॉलो नहीं की गई हैं
तो ऐसे में बैंक उस पैसे से हाथ धो बैठता है। दूसरी सिचुएशन, अगर एक शख्स लोन लेता है और वो उसकी भरपाई नहीं करता है, वो शख्स इस दुनिया में मौजूद है, तो बैंक उससे कहेगा कि आप हमारी किस्तों को चुकाओ, हमारे लोन को पूरा करो। जब वो शख्स नहीं करेगा तो जिस वक्त इसको लोन दिया गया था, बैंक ने अगर उस वक्त कोई गारंटर मांगा था, अगर ये शख्स पैसे नहीं देता है, बैंक उस गारंटर के जेब से पैसे काट सकता है, जो कि अभी ताजा एक रूल निकला हुआ है। बहुत सारे गारंटर के जेब से पैसा गया जिन्होंने गारंटी दी हुई थी। अब तीसरी चीज, एक शख्स है, उसने लोन लिया और अब वो पैसा वापस भी नहीं कर रहा, ना ही उसकी कोई गारंटी ली गई है। तो इस शख्स से पैसा कैसे वापस आएगा? अगर इस शख्स ने प्रॉपर्टी पे लोन लिया था और लोन इसका सिर्फ 1, 2 या 10% तक चुकाया हुआ है, बाकी 90% लोन बाकी है, तो प्रॉपर्टी सीज हो सकती है। इसी तरीके से अगर इस शख्स ने लोन लिया और लोन गाड़ी पे लिया था तो गाड़ी सीज हो सकती है, गाड़ी बैंक उठा सकते हैं। इसी तरीके से अगर किसी चीज के ऊपर लोन लिया था और बैंक उसकी रिकवरी कर सकता है तो बैंक उसकी रिकवरी करेगा। और एक और सिचुएशन, एक शख्स ने लोन लिया, लोन लेने के बाद वो शख्स पैसे नहीं चुकाता है, बैंक उसके पास अपने कुछ एम्प्लॉयज को भेजेगा और उसे कहेगा शायद आपके हालात बिगड़ गए हैं जिसकी वजह से आप हमारा अमाउंट नहीं चुका पा रहे हैं, लेकिन जहां पे आपने 60,000 रुपया देना था, जहां पे आपने 60 लाख रुपया देना था, हम चाहते हैं कि हम आपस में नेगोशिएट करें और सेटलमेंट करें, लिहाजा आप सिर्फ हमें 30 लाख रुपया दे दो और केस को यहीं क्लोज कर देते हैं। जाहिर में इस इंसान को लगता है कि मेरा तो फायदा हो गया, 30 लाख रुपया मेरा बच गया, लिहाजा अब मैं 30 लाख रुपया इनको दे देता हूं और अपना केस क्लोज कर देता हूं। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता भी होता है और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। बैंक सामने से हंसते फेस के साथ इसके साथ डील करता है, लेकिन जब ये अपनी रिकवरी कर लेता है उसके बाद बैंक इसका सिबिल स्कोर गिरा देता है। सिबिल स्कोर फाइनेंस लैंग्वेज में आप ऐसे ही समझो जिस तरह एक इंसान की शहरत काटनी है, फाइनेंस की लाइन में अगर किसी का सिबिल स्कोर काट दिया जाता है तो समझो आपने उसको गिरा दिया। और इसके बाद अब इसकी हिस्ट्री में ये लिख दिया गया है कि ये आदमी बैंक करप्ट है, इसने बैंक के साथ फ्रॉड किया है, बैंक के पूरे पैसे वापस नहीं दिए हैं, दोबारा कभी भी ये लोन कराने की कोशिश करेगा तो इसको रिकॉर्ड आएगी। अभी तक हमने जिस बिजनेस मॉडल को समझा है वो हमें यही दिख रहा है, बैंक इंटरेस्ट के डिफरेंस से अर्निंग करता है, वहीं से अपना रेवेन्यू जनरेट करता है। यानी 10% के इंटरेस्ट पे बैंक ने पैसा किसी को दे दिया और जो इसका ओनर है, जिसका ये पैसा है, उसको बैंक 2 से 4% देगा, 5 से 6% बैंक अपनी सेविंग करता है और वही बैंक की मुनाफा है, वही बैंक का रेवेन्यू है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय सामने आ जाता है, एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक सामने आ जाता है। काफी सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने बैंक्स के ऊपर ये रूल थोप दिए हैं, लगा दिए हैं कि आप इंटरेस्ट रेट ज्यादा नहीं ले सकते। लिहाजा जर्मनी के अंदर होम लोन के ऊपर बैंक जो इंटरेस्ट लगाता है वो सिर्फ और सिर्फ 1% है। तो ऐसे में ये बैंक कैसे अर्निंग करेंगे? ऐसे में इनका भी अर्निंग करने का सेम मेथड रहता है। मेथड यही है, अगर एक बैंक 1% के ऊपर लोन दे रहा है, बैंक डिपॉजिटर को सिर्फ और सिर्फ 0.1% इंटरेस्ट देगा और 0.99% बैंक अपने पास रखेगा और यही बैंक का मुनाफा है। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह भी हैं जहां पर बैंक डिपॉजिटर को कुछ भी नहीं देता है, यानी सेविंग्स अकाउंट्स वाले जो खासतन है इनको कोई पैसा नहीं देता। बैंक सामने वाले को 1% पे पैसा देता है, डिपॉजिटर को कोई पैसा नहीं देता है। इवन यहाँ पे एक चीज और लॉन्च कर दी गई, वो ये है, बहुत सारे बैंकिंग सिस्टम के अंदर जब आप अकाउंट खोलते हो तो अकाउंट खोलने के चार्जेस हैं, आपका अकाउंट उस बैंक में चल रहा है, इस वजह से आपका मंथली चार्जेस हैं, आपका बैलेंस एक मिनिमम बैलेंस से डाउन जाता है, उसकी वजह से कुछ चार्जेस काटे जाते हैं और इसके साथ साथ कोई सर्विस आप बैंक की यूज कर रहे हैं, जैसे आपने नंबर लिंक करवाया हुआ है, आप किसी बड़ी कंपनी के चलाने वाले हैं, आपके बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं और उन एम्प्लॉइज को हर महीने सैलरी डालनी है, बैंक को कहते हैं कि हर महीने मेरे अकाउंट से इस अकाउंट में इतनी रकम जाएगी। इन सब सर्विसेज का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो बैंक उनके ऊपर भी एक चार्ज लगा देता है। ये भी बैंक का अर्निंग का एक सिस्टम है और इसी के साथ इंट्रोड्यूस होता है एक वो मेथड जिससे बैंक सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है और वो है इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट बॉन्ड्स में हो, गोल्ड में हो या फिर स्टॉक मार्केट में हो, बैंक को अथॉरिटी है कि वो उस पैसे को वहां पे लगा सकता है। हमने शुरू में एक बात की थी कि बहुत सारे लोग पैसा लेकर के बैंक में देते हैं और उसके बाद अचानक से अगर वो पैसा वापस लेने आ जाएंगे, बैंक के पास लिक्विड फॉर्म में पैसा नहीं है, ऐसे में बैंक उन लोगों को पैसा कैसे देगा? आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक हर बैंक के ऊपर जरूरी है जो प्रिंसिपल उसके पास जमा किया जा रहा है, प्रिंसिपल में से 4% ऐसा उसके पास हर वक्त लिक्विड फॉर्म में मौजूद होना चाहिए, जो आज तक 3.5% था और आज 4% है। और चूंकि आरबीआई सारे बैंक का बॉस है, वो जैसा तय करेगा वैसा ही इन लोगों को अपने पास रोक के रखना होगा।
होगा। इस 4% के सिवा एक और जगह है जहां पर बैंक्स को कुछ पैसा रोकना पड़ता है और वो है 18%। 18% पैसे को बैंक रोकेगा और फिर उसका इस्तेमाल वहां करेगा जहां पर आरबीआई उसको कहेगा। बैंक उस पैसे का इन्वेस्टमेंट वहां करेगा जहां पे आरबीआई की गाइडलाइंस होंगी और वो गाइडलाइंस यही हैं। वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इस्तेमाल करे, गोल्ड में इस्तेमाल करे, स्टॉक मार्केट में इस्तेमाल करे, सिक्योरिटीज में इस्तेमाल करे। इनके सिवा इस्तेमाल और जहां पे गवर्नमेंट का कोई फायदा हो सकता है वहां पे करना होता है। ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से पैसा रिजर्व हो जाता है। 22% पैसा रिजर्व हो जाता है, 78% पैसा इन्वेस्टमेंट में जाता है, चाहे वो लोन के थ्रू हो या स्टॉक मार्केट हो या किसी और जगह में हो। इस पे बैंक का इख्तियार है वो कहां पे उसको निवेश कर सकता है। और अब हम बात करते हैं, जब बैंक इतना मुनाफा जनरेट कर रहा है, बैंक्स के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी भी होंगी जहां पे पैसा लगता होगा। जी हाँ, बिल्कुल, बैंक्स के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें पैसा लगता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं। वो एम्प्लॉयमेंट है, मैनेजर की सैलरी है, फिर इंटरनेट वगैरह की सुविधा है। इन सब चीजों में बैंक का पैसा लगता है जो कि लगभग 40% है। अब हमने जिस बिजनेस मॉडल को अभी तक समझा है, हम उसके तहत एक या दो बैंक्स की कुछ डिटेल देखते हैं। यहाँ पर हम दो बैंक्स लेते हैं, एक प्राइवेट एक सरकारी। एक तरफ HDFC, दूसरी तरफ SBI। HDFC बैंक साल 2021 मार्च के एंडिंग में जिस रेवेन्यू को सामने लेकर के आता है, जिस पैसे को अपने पास दिखाता है कि ये पैसा मेरे पास है, वो है 8 लाख करोड़ रुपए। इसी के मुकाबिल SBI जो पैसा दिखाता है वो है 4 लाख करोड़। और उस वक्त HDFC का मार्केट शेयर प्राइस है 8.5%, डिपॉजिट और क्रेडिट 9.6%, जबकि SBI का डिपॉजिट 23.9% और क्रेडिट 22.5%। HDFC के पास हैं 6 करोड़ कस्टमर, जबकि SBI के पास हैं 46 करोड़ कस्टमर। HDFC ने नेट इंटरेस्ट इनकम जनरेट करी है 4.2%, जबकि SBI ने नेट इंटरेस्ट इनकम जनरेट करी है 3.34%। HDFC का ग्रॉस NPA 1.32%, जबकि SBI का ग्रॉस NPA 4.77%। यानी ये वो केसेस हैं जो पैसा वापस बैंक को नहीं दे पाए हैं, जिन लोन की रिकवरी नहीं हो पाई है। लेकिन इन दोनों के जो रेशियो हैं वो साफ हैं, सही हैं, ये कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। अगर ये 7 to 9% के अंदर हो तो समझो ये बैंक अब फ्लॉप होने वाला है, लेकिन अभी जो सिचुएशन इनकी है वो नॉर्मल है। और अब बात करते हैं कि SBI ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया और HDFC ने कितना मुनाफा बनाया। कुल जो रेवेन्यू SBI जनरेट करता है साल 2021 के मार्च में, मैं मार्च का नाम इसलिए ले रहा हूं इसलिए कि हमारा जो साल खत्म होता है वो 12वें महीने पे खत्म होता है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर जो खत्म होता है वो खत्म होता है मार्च पे। तो 2021 के मार्च में SBI ने जो टोटल रेवेन्यू जो जनरेट किया वो है 70,000 करोड़ रुपए। और इसके बाद बहुत सारे इनकम के जराए भी हैं और उसी के साथ साथ बहुत सारे कट्स भी हैं। उन कट्स के बाद जो SBI के पास पैसा बचता है वो 32,000 करोड़ रुपए है। और इसके बाद आता है एक बहुत बड़ा किंग, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स अदा करने के बाद SBI के पास जो रकम बचती है वो है 22,000 करोड़ रुपए। ये 2021 का SBI का बिजनेस है। जबकि HDFC अपने 2021 के मार्च में जिस रेवेन्यू को, जिस मुनाफे को पेश करता है वो है 32,000 करोड़ रुपए। यहां पे आपको एक सवाल हो रहा होगा कि HDFC के पास 6,000 करोड़ कस्टमर और SBI के पास 46,000 करोड़ कस्टमर, लेकिन SBI के पास सिर्फ 4 लाख करोड़ रुपए और HDFC के पास 8 लाख करोड़ रुपए, एकदम डबल। ऐसा क्यों है? इसलिए कि SBI एक सरकारी बैंक है। सरकार का उसके ऊपर एक प्रेशर होता है, उसको बहुत सारा पैसा वहां खर्च करना है जहां जहां सरकार कहेगी। लेकिन प्राइवेट बैंक्स इससे आजाद है, उनकी अपनी मर्जी है, वो जहां खर्च करना चाहें वहां खर्च करते हैं, जहां इन्वेस्ट करना चाहें वहां इन्वेस्ट करते हैं। इसी वजह से इनके पास कुल मार्जिन थोड़ा ज्यादा रहता है। लेकिन मैं इस तुलना को इस एतबार से नहीं कर रहा कि किसी कस्टमर को या डिपॉजिटर को इसका कोई नुकसान है। दोनों बैंक कस्टमर को, डिपॉजिटर को पूरा मुनाफा दे रहे हैं, इसलिए अपने बैंकिंग सिस्टम पे भरोसा किया जा सकता है। और अगर हमारा ये टॉपिक आपको पसंद आया है, हमारी इंफॉर्मेशन आपके लिए कारआमद है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें ये बात आप जरूर बताएं कि आप हमारी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं या किस बिजनेस पे देखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब अस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।